Hello all, this is Vikram Verma from New St. Stephen Public School Unit 3rd, and today we are going to discuss the second part of chapter uh, production function and return to a factor from economics class 11th. सो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना। व्हाट इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि एमपी को। सो मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि टोटल प्रोडक्ट में चेंज होना, है ना। जब व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर यूज, जब उसके साथ एक और वेरिएबल फैक्टर यूज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम 40 यूनिट टू 45 यूनिट, है ना। व्हेन द इनपुट ऑफ लेबर इज इंक्रीज फ्रॉम 5 टू 6। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल है। टोटल प्रोडक्ट 40 से 45 का हो जाता है। टोटल प्रोडक्ट, टोटल यानी कि टोटल आउटपुट कितना हो जाता है बेटा? 40 टू 45, है ना। और वेरिएबल प्रोडक्ट यानी कि हम ये कह सकते हैं जो लेबर है हमारा वो 5 से 6 हो जाते हैं। तो जब एक और एडिशनल लेबर का यूज़ होता है, यानी कि एक और जब वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, यूज़ होता है 5 से 6, यानी कि एक और वेरिएबल फैक्टर यूज़ हुआ 5 से 6 हुआ, तो ठीक है। तो 5 से 6 जब एक और वेरिएबल फैक्टर यूज़ हुआ तो उसकी वजह से जो आउटपुट इंक्रीज़ हुआ। देखिए जब 5 वेरिएबल फैक्टर यानी 5 लेबर को यूज़ कर रहे थे हम, ठीक है, तो आउटपुट था 40 यूनिट का। जब हमने 6 लेबर को यूज़ किया तो आउटपुट कितना होगा? 45 यूनिट का, है ना। 5 लेबर पर प्रोडक्शन था 40 यूनिट का और 6 लेबर पर प्रोडक्शन था 45 यूनिट का, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक लेबर और ऐड करने की वजह से प्रोडक्शन 40 टू 45 हो गया, यानी कि 5 यूनिट का इंक्रीज़ हो गया। तो इसी को मैं कहता हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना। और मार्जिनल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो है TPN माइनस TPN-1, है ना। एन का मतलब कितनी यूनिट पे हमें निकालना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पर TP 5 यूनिट का 6 यूनिट का निकालना था, तो आप क्या लिखेंगे? MP6 इज इक्वल्स टू TP6 इज इक्वल्स टू TP6-1, यानी कि TP6 इज इक्वल्स टू TP6-1 यानी कि 5, यानी कि TP6 को TP5 में से माइनस कर दो, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट, है ना। अगला टॉपिक है एवरेज प्रोडक्ट, है ना। फिजिकल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, है ना, इज नोन एज द एवरेज प्रोडक्ट, है ना। एवरेज प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? टोटल प्रोडक्ट को अगर मैं लेबर से डिवाइड करता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा एवरेज प्रोडक्ट, है ना। तो आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट, तो आप सीधा कह सकते हैं कि एवरेज प्रोडक्ट इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर, है ना। टोटल प्रोडक्ट को मैं लेबर से अगर डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि एक लेबर कितनी यूनिट का प्रोडक्शन दे रही है। कितनी यूनिट का? देखिए 40। देखिए यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्ट था वो था 40, है ना। यानी कि टोटल यूनिट का जो आउटपुट हुआ था वो 40 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ था, है ना। तो आउटपुट कितना था? 40 यूनिट का। और 40 यूनिट को बनाने के लिए कितनी क्या कहते हैं लेबर की आवश्यकता थी? लेबर यानी वेरिएबल फैक्टर की आवश्यकता थी 5 की, ठीक है। तो मैंने 40 को 5 से डिवाइड किया तो 8 आया, है ना। तो 8 का मतलब ये है कि पर वेरिएबल फैक्टर से, मतलब एक वेरिएबल फैक्टर से मुझे 8 यूनिट का आउटपुट मिला। मतलब हर एक जो वेरिएबल फैक्टर था, यानी कि जो हर एक लेबर थी वो 8 यूनिट का जो क्या कहते हैं आउटपुट था वो कंट्रीब्यूशन दे रही थी, है ना। तो इसको मैं कहता हूँ AP यानी कि एवरेज प्रोडक्ट। तो हमने टोटल प्रोडक्ट पढ़ा, मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा बच्चों, और अब हमने पढ़ा है एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। अब और आगे देखते हैं, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू डिटरमाइन द एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना। देखिए क्वेश्चन में हमें लेबर गिवन है जैसे कि 1 2 3 4 5 6, है ना। टोटल प्रोडक्ट गिवन है यानी कि 50 90 120 140 150 150 147। तो इस प्रकार से एल भी गिवन था और TP गिवन था। एल मतलब टोटल यूनिट ऑफ लेबर और TP मीन्स टोटल प्रोडक्ट। अगर आपको निकालना है एवरेज प्रोडक्ट, तो एवरेज प्रोडक्ट का बेटा फॉर्मूला क्या था, है ना। टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर, तो 50/1 यानी कि 50, फिर उसके बाद 90/2 45, 120/3 40, है ना, 140/4
है ना, 140/4, हाँ 35, ठीक है ना, 150/5 यानी कि 30। तो इस टाइप से हम एवरेज प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, है ना। अगला है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने बताया था कि जब एक अतिरिक्त लेबर यूज़ होती है तो एक अतिरिक्त लेबर के ऐड होने की वजह से कितनी यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो उसको ऐसे निकालते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँगा फर्स्ट यूनिट। तब मैंने फर्स्ट यूनिट यूज़ करी थी तो मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो कितना था, कुछ नहीं, कुछ ऐड हुआ ही नहीं था, कुछ बढ़ा नहीं था, तो ये 50 ही आएगा। अब बात करूँगा मैं दूसरे पे, है ना। तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था, TPN माइनस TPN-1, ठीक है। अब मुझे दूसरे का निकालना है तो मैं क्या लगाऊंगा फॉर्मूला, 90-50। 90-50 मतलब एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक आने के लिए जब मैंने दूसरी लेबर यूज़ करी तो मेरा प्रोडक्शन हो गया 90 यूनिट का, है ना। देखिए दूसरे नंबर पे देखिए आप, जब मैंने एक लेबर से दूसरी लेबर यूज़ किया, मैं एक लेबर यूज़ कर रहा था तो टोटल प्रोडक्ट कितना था 50 का, तो मैंने दो लेबर यूज़ करी तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 90 का। इसका मतलब मैंने जब एक अतिरिक्त लेबर यूज़ करी है उसकी वजह से 40 यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो MP कितनी हुई यहाँ पर, 90-50 40। फिर अगले वाले में देखेंगे कि तीन लेबर पर प्रोडक्शन कितना हो गया, तो 120-90, ठीक है ना, कितना आ गया 30। फिर अगले वाले में देखेंगे 150-40, फिर नेक्स्ट में देखेंगे 150-50 0, फिर 147-50 कितना हो गया -3। तो इस प्रकार से आप MPB फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में आपको यूनिट ऑफ लेबर 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से दे रखा है और एवरेज प्रोडक्ट गिवन है, यानी कि 50 45 40 35, है ना। और आपको कहा गया है कि आपको पहले टोटल प्रोडक्ट निकालना है फिर मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट AP को मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर से तो टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि 50 × 1 50, ठीक है ना, 45 × 2 90, है ना, 40 × 3 120, है ना, 35 × 4। तो इस प्रकार से AP को मल्टीप्लाई कर देंगे लेबर से तो क्या मिल जाएगा हमें, टोटल प्रोडक्ट, और टोटल प्रोडक्ट से हम मार्जिनल प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कि आप न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं कि एग्जाम्पल गिवन है आपकी स्क्रीन पे, कैलकुलेट द एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना, जिसमें यूनिट ऑफ लेबर गिवन है और टोटल प्रोडक्ट आपको गिवन है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से, यूनिट ऑफ लेबर 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा है, टोटल प्रोडक्ट 20 36 48 56 60 60 56 दे रखा है। आपको एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे बच्चों, टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर, 20/2 20, 36/2 18, 48/3 16, 56/4 14, 60/5 12 एंड 60/6 10, यानी कि और 56/7 8। तो ये हो गया एवरेज प्रोडक्ट, है ना। बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट की तो वो कैसे निकलेगा, 36 - 20 16, है ना, फर्स्ट वाले का सेम रहता है, 48 - 36 12, 56 - 48 8, 60 - 56 4, 60 - 66 0, 56 - 60 माइनस का 4। तो ये था एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का तरीका, अगर क्वेश्चन में टोटल प्रोडक्ट और यूनिट ऑफ लेबर गिवन है तो, ठीक है। अगला टॉपिक है इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको कहा जाता है रिटर्न टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये दो नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं इसके बारे में, ये है क्या, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं बच्चे। इफ़ द इनपुट ऑफ वन फैक्टर इज़ इंक्रीज, है ना, वाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, then the proportion between the factor is changed. Suppose there are two factors of production, that means land and labor. Land is a fixed factor and labor is a variable factor. अब देखिए यहाँ पर क्या बताया है इसने कि इफ़ द इनपुट ऑफ वन फैक्टर इंक्रीजिंग, है ना, वाइल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। देखिए ये आपको याद होगा जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया भी था आपको, है ना, पिछले प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था इसके बारे में कि दो फैक्टर से मिलकर प्रोडक्शन होता है। एक फैक्टर होता है जो हमेशा सेम रहता है शॉर्ट रन में, और दूसरा जो यहाँ पर दूसरा जो फैक्टर होता है ना, वो चेंज होता है ना। तो जो फिक्स फैक्टर है वो हमेशा सेम रहेगा, है ना, और जो वेरिएबल फैक्टर है वो प्रोडक्शन अगर हमें बढ़ाना है तो इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस थ्योरी को इन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि मान के चलिए आपके पास दो फैक्टर हैं, ठीक है ना। सपोज यू हैव अ लैंड ऑफ 2 हेक्टेयर एंड यू ग्रो टमाटो, है ना, ऑन इट विद द हेल्प ऑफ
1 यूनिट ऑफ लेबर। अब मान के चलिए कि आपके पास 1 यूनिट है लैंड की, मतलब कि आपके पास क्या है, लैंड है। उस लैंड का जो मेजरमेंट है वो 2 हेक्टेयर, मतलब 2 हेक्टेयर की लैंड है ना। उसको आप यूज़ करते हो टोमेटो ग्रो करने के लिए ना, और उस पर इस समय क्या यूज़ कर रहे हो, सिर्फ 1 लेबर यूज़ कर रहे हो, है ना। तो लेबर और लैंड का जो प्रपोर्शन हुआ वो क्या हुआ, 1:2, यानी कि आप 1 यूनिट यूज़ कर रहे हो किसकी, लेबर की, और 2 यूनिट यूज़ कर रहे हो आप किसकी, लैंड की, है ना। तो ये वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर के बीच का प्रपोर्शन हुआ, है ना। इफ़ द यूनिट ऑफ लेबर आर increase to 2, then the new proportion between the labor and land will be 2:2। ठीक है ना। अगर आप ऐसा करें कि लेबर को बढ़ाएं, यानी कि 1 लेबर की जगह आप दूसरी लेबर 1 लेबर और यूज़ करें, है ना, तो अब आप 2 हेक्टेयर लैंड पर 2 लेबर यूज़ करेंगे, तो जो प्रपोर्शन है किसका, फिक्स्ड फैक्टर का और वेरिएबल फैक्टर का चेंज हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा अब, 2:2। ठीक है। So, on account of change in the proportion of factor, there will be also a change in the total output, but at different rate। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब लेबर 1 यूनिट से 2 यूनिट का हमने किया, है ना, और लैंड जो था वो 2 हेक्टेयर का फिक्स था, तो जो रेशियो था 1:2 से 2:2 हुआ। तो जब ये प्रपोर्शन चेंज हुआ तो इसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट भी चेंज होगा। ठीक है, इस प्रपोर्शन के चेंज होने की वजह से टोटल प्रोडक्ट भी चेंज होगा। ठीक है, बट एट डिफरेंट रेट। इनिशियली व्हेन मोर लेबर इज एम्प्लॉयड ऑन फिक्स्ड लैंड, टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, बट इवेंचुअली अ स्टेज मस्ट कम, है ना, व्हेन अ मैटर इज लॉ, है ना, एंड द total product will increase at diminishing rate, and this is popularly known as the law of variable proportion or law of diminishing rate। ठीक है ना। तो मतलब क्या है इसका समझाता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पहले 1 लेबर थी, है ना, उसके बाद तो जो प्रपोर्शन था 1:1 का, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी लेबर आई तो प्रपोर्शन हो गया 2:2 का। फिर तीसरी लेबर आएगी तो 3:2 का हो जाएगा। फिर चौथी लेबर आएगी तो 4:2 का हो जाएगा। फिर 5:2 का हो जाएगा। फिर 6:, तो जैसे जैसे लेबर बढ़ती जाएगी तो प्रपोर्शन भी आगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, प्रपोर्शन बढ़ने के साथ क्या होगा, लेबर और जो फिक्स्ड फैक्टर का जो प्रपोर्शन था वो बढ़ने के साथ और क्या क्या होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, कुछ लेबर बढ़ाने से प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, है ना, और इंक्रीज़ होगा इंक्रीजिंग रेट पर। उसके बाद कुछ लेबर और जब हम ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो क्या कहते हैं, इंक्रीज़ होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर। और इनिशियली एक ऐसी पोजीशन आएगी जब लेबर बढ़ाने की वजह से जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा 0 यूनिट का, यानी कि बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं होगा। और फिर एक ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि अगर हम फिर भी लेबर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिटर्न्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में डेफिनेशन बता देता हूँ इसकी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन मीन्स, है ना, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, है ना, इज कंबाइंड विथ फिक्स्ड फैक्टर। जब वेरिएबल फैक्टर की मोर एंड मोर यूनिट, है ना, एक एक करके ज़्यादा यूनिट जब हम बढ़ाते जाते हैं, किसके साथ यूज़ करते हैं, मिक्सड विथ फिक्स्ड फैक्टर, कंबाइंड विथ फिक्स्ड फैक्टर, है ना। तो तो यहाँ पर जब हम मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट का यूज़ करते हैं कंबाइन करके किसके साथ, फिक्स्ड फैक्टर के साथ, है ना, तो उसकी वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट है सबसे पहले वो इनिशियली इंक्रीज़ होता है ना। इवेंचुअली एक ऐसी स्टेज आती है ना, जहाँ पर जहाँ पर वो इंक्रीज़ होने के बाद डिमिनिशिंग होना, कम होना शुरू होता है ना। और लास्ट में एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर वो ज़ीरो हो जाता है और इवन नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सी डेफिनेशन है कि जब हम वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन करके यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पहले इंक्रीज़ होगा, है ना, फिर उसके बाद इंक्रीज़ होगा, उसके बाद डिक्रीज़ होगा, ठीक है, और उसके बाद इवेंचुअली ज़ीरो हो जाएगा और बाद में नेगेटिव भी हो जाएगा। तो ये था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, है ना, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना, विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन टेबल, है ना। तो इस टेबल की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहली लाइन में आपको यूनिट ऑफ लेबर दिख रहे हैं, दूसरी लाइन में आपको क्या दिख रहा है, यूनिट ऑफ लैंड, है ना, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट और उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना। तो लैंड आपको पता है कि सेम है, उसकी जो मतलब जो लैंड है वो फिक्स्ड फैक्टर है, वो हमेशा सेम रहेगा।
यूनिट ऑफ लेबर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, बढ़ती जाएगी। उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट कितना बन रहा है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है मार्जिनल प्रोडक्ट, है ना। तो टोटल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, मैंने बताया था। ये 5 - 2 है ना, 3 हो जाएगा, 9 - 4, 9 - 5 4 हो जाएगा, 12 - 9 कितना हो जाएगा 3, 14 - 2 कितना हो जाएगा 14 - 12 2 हो जाएगा, 15 - 14 1 हो जाएगा, 15 - 15 0 और 14 - 15 -1। इस प्रकार से मार्जिनल प्रोडक्ट भी हो जाएगा। अब देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या कहता है यहाँ पर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए जब हमने लैंड और यूनिट ऑफ लेबर को एक साथ कंबाइन करके यूज़ करना शुरू किया, तो उसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट जो बनेगा, है ना, उसमें जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पहले इंक्रीज़ होगा, फिर डिक्रीज़ होगा, फिर नेगेटिव होकर ज़ीरो हो जाएगा। यही है बस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, आपसे पूछता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन भाई क्या है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ये है, जब हम लैंड और लेबर यानी फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को एक साथ यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट निकलता है वो पहले इंक्रीज़ होता है, फिर डिमिनिशिंग होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर ज़ीरो होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब मैंने 3 यूनिट तक लेबर यूज़ करी थी, 3 यूनिट तक, देखिए जब मैं लेबर यूज़ कर रहा था, पहली लेबर, दूसरी लेबर, तीसरी लेबर, तो टोटल प्रोडक्ट मेरा था 2 5 और 9, 2 5 और 9 था। तो यानी कि पहले टोटल प्रोडक्ट मेरा बढ़ा पहले 2 टाइम, फिर बढ़ा 3, फिर बढ़ा 4। तो यानी कि टोटल प्रोडक्ट किस रेट से बढ़ रहा है, 2 पहले बढ़ा 2, फिर बढ़ा 3 और फिर बढ़ा 4। तो यानी कि इंक्रीज़ हो रहा है टोटल प्रोडक्ट, है ना, कैसी रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, है ना। यहाँ पर क्या है कि टोटल प्रोडक्ट इज़ इंक्रीज, है ना, एट इंक्रीजिंग रेट, है ना, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। पहले कितना बढ़ा, जब 2 से 5 आया तो बेटा कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, है ना। 5 से 9 आया तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। तो इंक्रीज़ तो हो रहा है, ये 2 5 9 ऑब्वियसली इंक्रीज़ है, लेकिन ये इंक्रीजिंग रेट से, पहले 3 बार बढ़ रहा है, फिर 4 बार बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग रेट। अब बात करते हैं आगे की, जब फिर 3 लेबर, 4 लेबर, 5 लेबर और 6 लेबर यूज़ हुई, तब क्या हुआ, है ना, 5 से 9 से ये हो गया 12, यानी कि 9 से हो गया 12, 12 से हो गया 14, 14 से 15। देखिए फिर से ये इंक्रीज़ है, लेकिन अब ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे, 9 से 12 हुआ तो 3 बार बढ़ा, फिर 12 से 14 हुआ तो 2 बार बढ़ा, 14 से 1 हुआ तो 1 बार बढ़ा। यहाँ पे पहले ये 3 बार बढ़ा है, फिर 2 बार बढ़ा है, ये 1 बार बढ़ा है। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है ना। और आगे चल के ये देखिए ज़ीरो हो गया और इवन माइनस का हो गया, है ना। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने जो टीपी का, अभी मैंने जो आपको टेबल दिखाया था उसमें टीपी का मैंने कर्व बनाया है उस, और एक एमपी का कर्व बनाया है ना। और टीपी और एमपी के कर्व से मैं आपको 3 स्टेज दिखाऊंगा। पहले वही था कि जब इंक्रीज़ हो रहे थे रिटर्न, फिर दूसरा था डिक्रीज़ हो रहे थे रिटर्न, और जब तीसरा था जब डिमिनिशिंग रिटर्न थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, पहला जो स्टेज है वो है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या है कि रिटर्न क्या होंगे हमारे, इंक्रीज होंगे, है ना। दूसरे स्टेज में क्या है कि टीपी, मतलब सेकंड स्टेज है क्या कि उसमें भी रिटर्न इंक्रीज होंगे लेकिन डिमिनिशिंग रेट से होंगे, है ना। देखिए मैंने पहले कहा था आपसे कि टीपी इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग, लेकिन और इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो टीपी पहले स्टेज में क्या आता है, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। दूसरे स्टेज में क्या था, टीपी इंक्रीज बट एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, और थर्ड स्टेज में क्या हो गया था, वो अपने हाईएस्ट पीक तक पहुंचने के बाद क्या हो गया था, ज़ीरो हो गया था, है ना, और उसके बाद नेगेटिव हो गया था। तो ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज थी हमारी के तक, है ना। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखेंगे एमपी। तो जब टीपी इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तब एमपी, तो वहाँ पर फर्स्ट स्टेज पर एमपी अपना हाईएस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद जब टीपी इंक्रीज़ होता है किससे, डिमिनिशिंग रेट से, तो एमपी क्या भी होना स्टार्ट हो जाता है, एमपी डिमिनिशन यानी कि डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और जब टीपी अपना हाईएस्ट होता है उस समय एमपी क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। और जब टीपी यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा तो एमपी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इसको आप ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। देखिए स्टेज वन में क्या है कि जो टीपी है वो इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो यहाँ पर एमपी भी हमारा इंक्रीज़ होता चले जाएगा। ठीक है, तो जैसी सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगी, है ना, तो टीपी क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एमपी देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है कि डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज
का जब स्टार्टिंग होगी तो एमपी तो अपना जो टीपी है वो अपना हाईएस्ट होगा, और उस समय एमपी क्या हो जाएगा, देखिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग बिल्कुल देखिए क्या हो गया, ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। टीपी देखिए उसके बाद गिरना स्टार्ट हो गया थर्ड स्टेज में, यानी कि डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो एमपी देखिए बिल्कुल एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, यानी कि बिल्कुल, तो ये नेगेटिव हो गया है एमपी, ठीक है। तो ये तीन स्टेज थी। पहली स्टेज का नाम होता है इंक्रीजिंग रिटर्न बच्चों, सेकंड स्टेज का नाम होता है डिमिनिशिंग रिटर्न, और थर्ड स्टेज का नाम होता है हमारा नेगेटिव रिटर्न। हमें प्रोडक्शन जो स्टॉप करना होता है वो सेकंड स्टेज की बिल्कुल लास्ट में स्टॉप कर देना होता है, क्योंकि सेकंड स्टेज के बाद जब थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाती है तो रिटर्न्स जो हमारे है ना, जो प्रोडक्शन है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो अगर आपसे कोई से पूछता है कि हमें प्रोडक्शन कहाँ रोकना है, तो सेकंड स्टेज के लास्ट में रोकना है, ठीक है।